हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नदीम बाजार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डबल डोर रेफ्रिजरेटर पार्ट नेम एंड वायरिंग। जो हमारा आज का टॉपिक डबल डोर फ्रिज का जो पार्ट नेम है और उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करते हैं, ये आज हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। और वो कौन सी 5 चीज़ें कॉमन है जो हमारे कूलिंग सिस्टम में, बड़ा से बड़ा जो कूलिंग सिस्टम है उनमें ये काम आती है। जब बड़ा यूनिट जाता है तो उसमें एक दो पार्ट बढ़ भी जाते हैं और ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट नेम से। तो पार्ट नेम से जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये है, मैंने लिखा हुआ है ये पार्ट नेम 5 जो हमारे कॉमन है, जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर से, ये छोटे रेफ्रिजरेटर से लेके बड़े एयर कंडीशनर में भी ये सारी ये पांचों चीज़ें काम आती हैं। पहला है कंप्रेसर, फिर दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, फिर कैपिलरी, उसके बाद इवेपोरेटर। ये पांचों चीज़ें फ्रिज से लेके बड़े वीआरवी, वीआरएफ, एचयू, इन सभी एसीयू में काम आते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब 3 फेज में जब हम इंटर करते हैं तो वहाँ पर कैपिलरी के स्थान पर हमें एक थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व देखने को मिलता है, यानी कैपिलरी वहाँ पर हटा दी जाती है। कैपिलरी का काम थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व करता है, उसकी भी वीडियो मैं जल्द डाल दूंगा। और कंप्रेसर किस प्रकार काम करता है, कंडेंसर कैसे काम करता है, फिल्टर कैसे काम करता है, ड्रायर इवेपोरेटर कैसे काम करता है, ये फ्रिज जो हमारी सिंगल डोर फ्रिज होती है उसको मैंने उसकी वीडियो को आपको बनाकर दिया है, वो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब हमारा आता है यूज। ये सारी चीज़ें किसमें यूज होती है, सिंगल, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है फ्रिज, सिंगल फेज एंड 3 फेज एसी, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, ऑल कूलिंग सिस्टम। सारी चीज़ें जितने भी कूलिंग सिस्टम है उनमें ये पांचों चीज़ें कॉमन है, ये लगी होती हैं। सिंगल फेज में कैपिलरी आपको मिलेगी, 3 फेज में कैपिलरी हट जाएगी। वहाँ पर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कैपिलरी का काम करता है। अब हम आते हैं इसके वायरिंग डायग्राम पर। तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने वायरिंग डायग्राम है और डबल डोर फ्रिज का वायरिंग डायग्राम है, उनके सारे पार्टों के नाम लिखे हुए हैं। सिंगल डोर फ्रिज में कंप्रेसर, डोर स्विच, बल्ब, थर्मोस्टेट, 1 2 3 ये 4, रिलेवर लोड, कैपेसिटर, किसी किसी में कैपेसिटर नहीं होता, 2 1 3 4 5 6 7 रिले ओवरलोड और साथ में कंप्रेसर, 7 चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं इनमें क्या बढ़ जाता है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में, टाइमर, फैन मोटर, उसके बाद बायोमेटल हीटर, थर्मल फ्लूइड, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। यानी 1 2 3 4 5 चीज़ें डबल डोर रेफ्रिजरेटर में बढ़ जाती है। 7 5 12 चीज़ें इंक्लूड हो जाए, टोटल 12 चीज़ें, 12 पार्ट हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में लगे होते हैं। अब उनका वायरिंग आपके सामने है। अब मैं आपको बता दूं इसके वायरिंग के बारे में कि हमें कैसे वायरिंग इसकी करनी होती है, किस प्रकार से हमें इनको, जो हमारा बायोमेटल है हीटर, इसको कैसे हमें पहचानना होता है, ये सही है नहीं सही है, क्या कारण से कौन सा पार्ट खराब हो सकता है, इस सारी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे, ताकि एक ही वीडियो के माध्यम से जब आप तक वो वीडियो पहुंचेगी, जब आप देखेंगे एक ही वीडियो में, तब आपको ज़्यादा नॉलेज होता है। स्क्रॉल करते हुए जब थोड़े थोड़े अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आएगी। वो शॉर्ट में वीडियो अलग होती है,
लॉन्ग वीडियो का मतलब ये होता है कि हमें सारी चीज़ें एक ही मिल जाए, अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है वायरिंग का। ये हमारा लाइन है, ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पर 220 वोल्ट हमें चाहिए होता है, जो प्लग हम लगाते हैं 50 हर्ट्ज का होता है, यहाँ पे हमारा निकलता है 220 वोल्ट फेज और न्यूट्रल निकलता है। अब खास बात एक चीज़ ये होती है कि हम यहाँ पर जो हमारा फेस और न्यूट्रल होता है, यहाँ इंडिया में हमारे हम देखते हैं कि फेस न्यूट्रल को कोई महत्व नहीं दिया जाता। हम किसी पे न्यूट्रल आ रहा, किसी फेस आ रहा, हम डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन अदर कंट्री में, इंडिया के बाहर जो कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर फेस को कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट करती है कि फेस, उस पर फेस लिखा होता है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल लिखा होता है प्लग में, तो फेस न्यूट्रल को देख कर ही लगाया जाता है वहाँ पर। तो वो चीज़ बहुत ही मायने होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम वायरिंग के बारे में बता दें। तो वायरिंग में फेस और न्यूट्रल आता है। अब लाइन हमारा यहाँ से फेस निकला। सबसे पहले फेस हमारा आता है थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से पहले ही एक हमारा, सबसे पहले आप देखेंगे थर्मोस्टेट को ना लेकर, सबसे पहले आप यहाँ देखें कि लाइन हमारी आएगी तो सबसे पहले हमारा डोर स्विच में जाएगा, न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल हमारा बल्ब में जाएगा, एक हिस्सा बल्ब में जाएगा और फेस का एक हिस्सा स्विच में जाएगा। स्विच का काम होता है, फिर ये फेस ही इसको मिलता है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा जैसे ही दबता है वैसे ही फेस सप्लाई आगे बढ़ा देती है, बल्ब जल जाता है। इसको इधर से फेस मिल गया, इधर से न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये बल्ब जल जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं वैसे ही ये अंदर की ओर तुरंत चला जाता है। जो अंदर यहाँ पर जो एक पत्ती होती है वो हट जाती है, जैसे नीचे की ओर टच हो जाती है वैसे ही इसका सिग्नल कट जाता है। फिर फेस हमारा आता है थर्मोस्टेट की ओर। थर्मोस्टेट का हमारा क्या काम होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है हमारा कि जो भी हमारा जब हमारे सिस्टम में कूलिंग फैल जाती है उस समय कूलिंग को कंट्रोल करता है, कूलिंग को सेंस करता है, उसके बाद कंप्रेसर को कट ऑफ करता है। ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में भी होता है यही कार्य, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में भी यही कार्य होता है। ये नीचे की ओर लगा होता है, जहाँ पर हमारा सब्जी बॉक्स, जैसे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के नीचे वो होता है, लेकिन इसका काम सिंगल नीचे की ओर होता है, ऊपर की ओर नहीं होता। ये नीचे की कूलिंग को सेंस करके कट ऑफ करता है, ताकि जिससे सब्जियां खराब ना हो, रखे हुए सामान खराब ना हो। फिर हमारा ये फेस आता है टाइमर में। अब टाइमर में हमारा 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर दिए होते हैं। तो जो हमारा फेस होगा वो हमारा 3 नंबर पे आएगा। अब 3 नंबर से हमारी सर्किट बनाती है, ये हमारा टाइमर है। टाइमर के 3 नंबर पे जब हम देते हैं तो ये सीधे ही 4 नंबर पे जाती है, और 4 नंबर से होते हुए ये 4 नंबर सीधे नीचे से होते हुए हमारे कंप्रेसर के कॉमन, जो हमारा कॉमन होता है कंप्रेसर का, उस पे आता है, जिससे मोटर हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पे इसको न्यूट्रल मिलता है, रनिंग न्यूट्रल यहाँ से आता है, हमारा रनिंग पे आता है, सीधे रनिंग पॉइंट पे। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर दिया हुआ होता है। कैपेसिटर हमारा 6 माइक्रोफैराड का होता है सभी में, जितने भी डबल डोर फ्रिज है, सिंगल डोर में भी दिया हुआ होता है। तो ये दोनों रिले पर लगते हैं। अब मैं इसको आपको बता दूं कि ये हमारा रिले होता है। रिले का 2 भाग, 2 सिरा, एक सिरा ऐसे, एक सिरा ऐसे होता है। तो दोनों हम कंप्रेसर के 2 पॉइंट जो नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं उन पर लगा देते हैं। कॉमन तो अकेला होता है, उस पर हम फेस हमने डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर होगा, जो ये हमारा न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल को हम
दाएं सिरे पर ही देते हैं। दाएं सिरे पर दाएं हाथ पर जो हमारा दायां हाथ होगा, अगर ये उल्टा लगता है या ये नीचे सीधा लगता है, नीचे की ओर से यूं लगता है, अगर 2 पिन ऊपर है तो ये उल्टा लगेगा, उल्टा होकर लगेगा, ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा, और नीचे की ओर है तो ये हिस्सा नीचे हो जाएगा, ये दोनों पिन सीधे लग जाएगी। तो यहाँ पर ये लगने के बाद आप हमें हमेशा दाएं हाथ की तरफ ही जो हमारा रनिंग का पॉइंट न्यूट्रल आता है वो न्यूट्रल हम सीधे दाएं हाथ, अगर ये नीचे से लग रहा है तो हम इधर देंगे, इस पॉइंट पे देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे सिंबल को, और ये दोनों कैपेसिटर एक यहाँ पर लगा देंगे, कैपेसिटर के एक तार को यहाँ लगा देंगे, जिससे हमारा रनिंग स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है उसको यहाँ से मिलेगा सीधे करंट यहाँ मिलकर यहाँ सीधे अंदर एक पत्ती लगी होती है रिले के अंदर, वो पत्ती हमारी शॉर्ट करती है, रनिंग को हमारे स्टार्टिंग को हमारी देती है करंट, उसके बाद स्टार्ट कर कर आउट हो जाता है, उसके बाद सर्किट हमारा चालू रहता है, रनिंग करता रहता है अंदर की ओर। अगर ये उल्टा लगता है तो हम इस तरफ लाइन देंगे, इस तरफ न्यूट्रल देंगे, और इधर से लगाकर इधर हम ये कैपेसिटर को तार को इधर लगाएंगे, इस तरफ हम एक तार, इस तरफ एक तार लगा देंगे, और इधर ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान देना है। अब हमारा ये पॉइंट कंप्रेसर का कंप्लीट हो गया, किस प्रकार से आपको लगाना है रिले में। ओवरलोड होता है हमारा, ओवरलोड में तो एक ही पिन होता है, उसमें हम कॉमन लगा देंगे। अब हम आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सीधे जाता है फैन में न्यूट्रल, और जो हमारा 3 नंबर से फेस आ रहा है 4 नंबर पे जाता है, 4 नंबर से जो निकलता है, यहाँ 4 नंबर से निकल रहा है कंप्रेसर के लिए, वहीं से हम फैन को दे देते हैं। फैन को देने का अर्थ ये होता है, फैन को देने का हमारा अर्थ इसलिए होता है क्योंकि जब कंप्रेसर बंद हो तो हमारा फैन बंद हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर फैन को सप्लाई देते हैं। अब हमारा ये फैन का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया। अब टाइमर का काम देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमर हमारा 1 नंबर सप्लाई भेज रहा है इधर से भी, और 2 नंबर यहाँ से है। अब इसकी प्रक्रिया शुरू होती है कि 8 से 10 घंटे बाद बीच बीच में तो ये कंप्रेसर को बंद करेगा सेंस करके, और ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सप्लाई बंद, सारा सिस्टम बंद। सभी कंपनियों को 8 से 10 घंटे बाद उनका एक नियम होता है कि 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे पर सेट करती है अपने टाइमर को कि इतने देर बाद कंप्रेसर बंद होगा, और जो भी बर्फ जमा हुआ है, जो भी बर्फ उसमें माइनस टेम्परेचर पे जो आ गया है वो हमारा गल जाए, जो भी बर्फ है वो गल जाए, जिससे अंदर कूलिंग बनी रहे, तो उसके लिए टाइमर लगाया गया है। तो जब 8 घंटे हो जाते हैं, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद या 12 घंटे बाद जो भी टाइमिंग उस पर टाइमर पे होगा, वो हमारी सप्लाई 4 नंबर से हट के इधर आ जाती है। इस तरफ हमारे चली आती है सप्लाई 2 नंबर पे, 4 नंबर से हट के 2 नंबर पे आ गई। अब कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही, कंप्रेसर का तार ये जा रहा है, कंप्रेसर बंद हो गया, फैन बंद हो गया। अब हमारा जो 3 नंबर से जो 2 नंबर पे आया सप्लाई, अब 2 नंबर का काम होता है कि बायोमेटल में आता है। बायोमेटल हमारा -5 डिग्री सेल्सियस के जाने के बाद, यानी जब बर्फ जमती है -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये बायोमेटल हमारा आपस में ज्वाइंट हो जाता है।
आपस में ये ज्वाइंट हो जाता है। जब इधर सप्लाई पास होती है तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, सेंस करेगा, सप्लाई भेजेगा यहाँ पर, ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद फिर यहाँ से जो फेस आता है वो हीटर के लिए जाएगा, हीटर के लिए आएगा और यहाँ से न्यूट्रल हमारा ये थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, थर्मल फ्यूज से न्यूट्रल आएगा, हीटर को मिलेगा, यहाँ से हमारा फेस आ गया 2 नंबर से बायोमेटल के थ्रू। अब ये जो सप्लाई है हमारी न्यूट्रल की ये कट जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं, कि ये जो हमारी सप्लाई है यहाँ पर ये न्यूट्रल आ रहा है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल ये आ रहा है, न्यूट्रल फ्यूज में आया, फ्यूज से हीटर में आया, हीटर से ही देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से हमारा न्यूट्रल इधर को जा रहा है इस टाइमर को, फेज ऊपर से मिल गया, न्यूट्रल यहाँ मिल गया, यहाँ पर जो यहाँ पर एक सर्किट लगी होती है, यहाँ पर एक अंदर लगा होता है जो घूमता रहता है, ये रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है, यहाँ पर न्यूट्रल इसको मिलता रहता है। इसलिए ये जब इधर न्यूट्रल आता है तो ये स्टार्ट करता है, टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ये रोटेट नहीं करेगा, टाइमर स्टार्ट नहीं होगा, न्यूट्रल इधर से मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हीटर जो हमारा लगा हुआ है ये हीटर क्यों नहीं चल रहा है? तो वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो मोटर चल रही है यहाँ पर टाइमर में, ये जितनी भी ये 220 वोल्ट है उसको घूम कर उसको डाउन कर दे रही है, उसके जो भी करंट है उसको डाउन कर दे रही है और ये चीज़ सीरीज में काम करने लगती है। इसलिए जो यहाँ से सप्लाई आ रही है, इधर सप्लाई आ रही है 3 नंबर से, तो इधर भी जानी चाहिए, इधर फेज जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो मोटर चल रही है अंदर की ओर, ये सीधे जो फेस होता है उसको घुमाते हुए उसके जो 220 वोल्ट आ रहा है उसको डाउन कर देता है। जब डाउन कर देगा तब हमारा जो भी फेस है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा, वो यहाँ पे जो न्यूट्रल आ रहा है उसको न्यूट्रल भेजता रहेगा, टाइमर चलता रहेगा, टाइमर चलेगा तब ये हमारा इधर से ये 4 नंबर से होते हुए कंप्रेसर हमारा स्टार्ट रहेगा। अब हमारा इधर की 8 घंटे की प्रक्रिया, 12 घंटे की प्रक्रिया अगर हमारी पूरी हो जाती है, फिर हमारा यहाँ से ये आएगा 2 नंबर पे सप्लाई, 8 घंटे बाद ये बंद हो जाएगा। अब ये जैसे ही ये बंद होता है, ये जो हमारा सप्लाई है, जो हमारा 1 नंबर वाला जो ये सप्लाई आ रही है ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, ये फेस हमारा सीधे 2 नंबर से होते हुए ये हमारा जो न्यूट्रल है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मोटर बंद होगी तो यहाँ से फेस आगे नहीं जाएगा, न न्यूट्रल ही यहाँ पर आएगा। तब हमारा ये 2 नंबर सीधे बायोमेटल में आएगा। फेस बायोमेटल हमारा -5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त कर चुका होता है और वहाँ से ये दोनों सर्किट आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे ही जुड़ती हैं वैसे ही सप्लाई आगे की ओर जाती है 220 वोल्ट, तुरंत सप्लाई 220 वोल्ट इसके अंदर आती है हीटर में, इधर से न्यूट्रल फ्यूज से न्यूट्रल आता है थर्मल फ्यूज से, और ये हीटर हमारा जल जाता है। अब ये जब जलता है तो हमारे जो भी अंदर की ओर बर्फ जमी होती है, उस कूलिंग कॉइल पर बर्फ जो जमी है उसको गला देता है। अब जब गल जाता है फिर उसके बाद जैसे ही वो गल जाएगा, जैसे ही वो गलेगा वैसे ही ये हमारा थर्मल फ्यूज हमारे कूलिंग कॉइल पर लगा होता है। ये बायोमेटल हमारा कूलिंग कॉइल पर लगा होता है, थर्मल फ्यूज भी लगा होता है। ये बायोमेटल हमारा
तुरंत तो सेंस करता है, जैसे ही +10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही तुरंत ये सर्किट आपस में कट जाएगी। फिर यहाँ ये सर्किट को काट देता है, और जैसे ही ये सर्किट को काटेगा वैसे ही फिर न्यूट्रल हमारा इधर से होते हुए 1 नंबर से होते हुए इधर जाएगा, और फिर वैसे ही प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। हमारा कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी होता कि ये चीज़ें सारी सेम प्रोसेस ऐसी ही चलती है। इसकी वायरिंग का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये हमने कर दिया, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और ये चीज़ इसको आप बारीक से मैंने इसको समझा दिया है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी अब बायोमेटल का काम होता है कि -5 डिग्री सेल्सियस पे जाने पे ये ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो हीटर, ये दोनों स्टार्ट होगा, अंदर से इसका पिन हीटर आएगा। अब हीटर अगर काफ़ी ज़्यादा देर चलता है +10 डिग्री सेल्सियस आने पर, बायोमेटल का काम ये होता है, अगर बायोमेटल +10 डिग्री सेल्सियस अंदर का अगर जैसे ही आया, अगर ये नहीं ओपन होता है, ये इसके अंदर की पिन नहीं ओपन होती है, हटती नहीं है, तब वहाँ पर हमारा कंडीशन, जो ये हमारा थर्मल फ्यूज है, इसका ये थर्मल फ्यूज 70 डिग्री सेल्सियस तक को ये हमारा एब्जॉर्ब करता है। 10 डिग्री सेल्सियस तक आया, ये ओपन नहीं हुआ, इसको लगातार सप्लाई फेज मिलती रही, और सप्लाई जब इसको मिलेगी तो ये हीट होगा। हीटर का काम ही होता है ज़्यादा हीट होना। जब ज़्यादा हीट होगा तो अंदर की बॉडी को जलाएगा, नुकसान करेगा। तो ये थर्मल फ्यूज इसीलिए लगाते हैं। थर्मल फ्यूज ये हमारा देखिए लगा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ मैंने। थर्मल फ्यूज का काम होता है 70 डिग्री सेल्सियस जैसे ही तापमान पहुंचेगा वैसे ही तापमान को सेंस करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। ये अंदर से जल, यहाँ पर अंदर की ओर इसके सर्किट लगी होती है, वो जल जाएगा, और जिससे इसको न्यूट्रल मिलना बंद हो जाएगा। जब इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, अगर इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो ये हमारा जो बॉडी है वो सेफ हो जाएगा। अब ये हमारा हीटर बंद हो गया, न्यूट्रल नहीं मिला, ये बंद हो गया, हमारी बॉडी जलने से बच जाती है। अब इस अर्थ में हमारा यहाँ से आगे की ओर न्यूट्रल तो जाएगा नहीं, तो हमारा कंप्रेसर भी बंद होगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर हमारे टाइमर में जाएगी नहीं। टाइमर चल रहा है लेकिन कंप्रेसर फिर हमारा ऑन नहीं होगा। ये चीज़ आपको जरूर चेक करनी है, कंप्रेसर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। रिले ओवरलोड, कैपेसिटर का कार्य चेक करना है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है, ये आपको बना लेना है पूरा, कैसे आपको सप्लाई देनी है, किस प्रकार से आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब आता है कूलिंग, इसी में कूलिंग ना होना। अब कूलिंग का ना होना, कूलिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा सवाल होता है। कूलिंग नहीं हो रही है, कूलिंग ना होने का कारण होता है कि बर्फ़ जमा हुआ है, या फिर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, या फिर थर्मोस्टेट नहीं काम कर रहा है, या फिर टाइमर नहीं काम कर रहा है। तो कैसे इसको चेक करें हम? कूलिंग नहीं हो रहा, हम गए देख रहे हैं, सबसे पहले हमें लाइन चेक करनी है। लाइन चेक करने के बाद 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, अगर कम आ रहा होगा, 200 कम आएगा तो हमारा स्टार्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लाइन आ रही है, बल्ब स्विच ओपन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी सप्लाई आगे की ओर आ रही है थर्मोस्टेट में। अगर हमारा कंप्रेसर चल रहा है तो उस स्थान पर हमें ये ध्यान देना है कि अगर कंप्रेसर चल रहा है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट सही है, टाइमर हमारा सही है। टाइमर जो हमारा है वो अभी सही है। अब बर्फ जमा है तो इसका मतलब है कि बर्फ जमा है अगर, तो बायोमेटल खराब हो सकता है, क्योंकि ये आपस में नहीं जुड़ेगा।
सप्लाई इधर से इधर अगर आती है तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा, आपस में नहीं अगर ये जुड़ेगा तो आगे की ओर सप्लाई नहीं बढ़ेगी। अगर बर्फ जमी है, खोल के आगे के पैनल को चेक करना है, फैन चल रहा है या नहीं। अगर फैन नहीं चलेगा तो भी बर्फ जमेगी। अगर यदि अगर फैन चल रहा है तो बायोमीटर को चेक करना है, बायोमीटर हमारा अब सही है कि नहीं सही है। बायोमीटर को हम आपको बताएंगे किस प्रकार से चेक करना है। फिर अगर बायोमीटर अगर सही है तो चेक करना है थर्मल फ्यूज क्या हमारा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। थर्मल फ्यूज अगर हमारा सही है, फिर देखिए मैंने नंबरिंग वाइज कर दिया। पहले आपको क्या चेक करना है, थर्मोस्टेट। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो थर्मोस्टेट सही है, कंप्रेसर नहीं चल रहा तो थर्मोस्टेट चेक करना है। अगर थर्मोस्टेट सही है तो कंप्रेसर चलेगा। फिर आते हैं हम 2 नंबर पे, टाइमर पे। टाइमर को चेक करना है, टाइमर अगर चल रहा है तो आगे सप्लाई बढ़ रही है तो फैन चलेगा। फैन चल रहा है तो हमारा बायोमीटर 8 घंटे बाद बायोमीटर को स्टार्ट होना चाहिए। आप डायरेक्ट भी चेक करते हैं, यहाँ पे जो ये बना होता है यहाँ पर टाइमर पे, आप उसको घुमा करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही कट की आवाज़ आएगी वैसे सप्लाई तुरंत 2 नंबर पर चली जाएगी 4 नंबर से। उस समय अगर बायोमीटर नहीं काम करेगा, बायोमीटर अगर सप्लाई आई और बायोमीटर हीटर को सप्लाई अगर नहीं दे रहा है तो उस जगह पर आपको बायोमीटर चेक करना है। उसके बाद 5 नंबर बायोमीटर, देखिए मैंने लिखा हुआ है 5 नंबर बायोमीटर चेक करना है। फिर उसके बाद 6 नंबर थर्मोफ्यूज। फिर उसके बाद आपको अगर ये सही है ये भी सही है तब आपको, और ये दोनों चेक करने के लिए क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकता, मैं आपको सामने बताऊंगा क्योंकि ये आप कंटिन्यूसली इसको चेक कर सकते हैं, बीप की आवाज़ आएगी। ये चेक करने के बाद फिर आपको हीटर आखिरी में चेक करना है। हीटर कभी कभी ये होता है कि ये हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा हमारा तो हमारा जलता है, एक तरफ का काफ़ी हाई जलता है, एक तरफ का डिम जलता है। तो उस स्थिति में हीटर हमारा खराब होता है। खराब माना जाता है, क्यों खराब माना जाता है? क्योंकि एक तरफ हमारा जो लौ है, जो उसका जलने का जो जो एक हिस्सा जो ऊपर का है या नीचे का है, एक हिस्से में हमारी लौ कम बन रही है, वो काफ़ी तेज नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये हीटर हमारा बदल देंगे तो हमारा काम करने लगेगा, बर्फ हमारा जलना गलना शुरू हो जाएगा। जब ये जलेगा तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। कूलिंग ना होने का ये कारण होता है। अब कूलिंग ना होने के कारण कंप्रेसर भी जब हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पॉइंट वाइज आपको बता दिया। सबसे पहले आपको कंप्रेसर चालू किया आपने, कंप्रेसर चल रहा है तो इसका मतलब कि हमारा अगर जैसे कूलिंग नहीं आ रही है तो आप जाते देखते कंप्रेसर चल रहा है तो इसका मतलब है थर्मोस्टेट हमारा सही है। 2 नंबर हमारा ये भी सही है, टाइमर भी सही है। फिर उसके बाद में ये 3 नंबर कंप्रेसर भी सही है। 4 नंबर हमारा फैन भी चल रहा है। 5वां नंबर हम तब चेक कर सकते हैं जब हम यहाँ से घुमाएंगे इसको, टाइमर को। जैसे ही कट की आवाज़ आएगी तुरंत सप्लाई 2 नंबर पे जाएगी। फिर हमारा बायोमीटर स्टार्ट हो जाएगा। बायोमीटर स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा हीटर पे आना चाहिए। हीटर अगर ऑन हो रहा है, हीटर आप देखते हैं कि ऑन हो रहा है तो इसका मतलब हीटर हमारा थर्मल फ्यूज सही है तो हीटर भी सही है। तो थर्मल फ्यूज हमारा अगर नहीं चल रहा है, हीटर नहीं ऑन हो रहा तो थर्मल फ्यूज आपको चेक करना है। फिर उसके बाद में आप ये नंबरिंग कर लें, इसको हटा करके यही कर लें क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सबसे सही रहेगा। पॉइंट वाइज 5 नंबर 6 नंबर हीटर नहीं चल रहा है तो थर्मल फ्यूज आपको चेक करना है। थर्मल फ्यूज अब अगर हीटर चल रहा है तो थर्मल फ्यूज सही है, यानी सप्लाई हमें ये चीज़ दे रहा है हीटर को। हीटर हमारा आप देखना, हीटर अगर सही नहीं चल रहा है तब हमें हीटर को चेंज करना है। और अगर हीटर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है या फिर इसको न्यूट्रल थर्मल फ्यूज से नहीं मिल रहा है या फिर इसको बायोमेटल से फेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वाली सर्किट तो हमारी कट जाएगी 1 नंबर वाली। 2 नंबर से डायरेक्ट हमारी 220 वोल्टेज इसके थ्रू आएगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। अब अगर यहाँ पर एक डाउट होता है कि हमें यहाँ पर ये नहीं अगर जल रहा है, अगर हमारा हीटर नहीं चल रहा है, थर्मल फ्यूज ये बायोमेटल जो हमारा है ये स्टार्ट हो गया है, सप्लाई आगे की ओर भेज रहा है, लेकिन या ये जो टाइमर हमारा है ये सप्लाई आगे नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे हम इसको घुमाते हैं, हाथ से भी हम घुमा सकते हैं
तो वहाँ पे बिना हाथ से घुमा देते हैं तो कट की आवाज़ आती है। अगर सप्लाई दूसरे अगर इधर नहीं जा रही है, हम 2 नंबर पर चेक करेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कंप्रेसर फिर भी चल रहा है तो इसका मतलब है टाइमर ही हमारा गड़बड़ है। सप्लाई उधर कट की आवाज़ आने के बाद भी उधर 2 नंबर पे ये 4 नंबर से 2 नंबर पे नहीं छोड़ रहा है। अगर 4 नंबर से 2 नंबर पर नहीं छोड़ेगा तो बायोमीटर स्टार्ट नहीं होगा, बायोमीटर स्टार्ट नहीं होगा तो हीटर नहीं स्टार्ट होगा, हाँ हीटर नहीं स्टार्ट होगा तो बर्फ नहीं गलेगी। तो ये चीज़ आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका क्लियर कि टाइमर को कैसे हम चेक करें। टाइमर को इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हैं। इसको निकाल कर सप्लाई 3 नंबर पर दीजिए, 4 नंबर पर चेक करिए सप्लाई आ रही है, फिर इसको घुमाइए, उसके बाद चेक करिए सप्लाई 3 नंबर पर यहाँ दीजिए, 1 नंबर पर इसको न्यूट्रल दे दीजिए, चालू करिए। जब घुमाएंगे आप तो 1 नंबर से सप्लाई हट जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 2 नंबर पर आपको सप्लाई देखनी है, 2 नंबर पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये चीज़ आपको फिर न्यूट्रल करके देख लेना है। अब ये आपको अगर इधर नहीं पास हो रहा है तो इसका मतलब टाइमर आपको बदलना है। अगर पास हो रहा है, अगर इधर ये पास हुआ सप्लाई पे आ रही है तो इसका मतलब ये कि बायोमीटर हमें चेक करना है। बायोमीटर अगर पास कर रहा है तो हीटर हमें फिर चेक करना है, हीटर हमारा सही है या नहीं सही है, जल रहा है, कितना जल रहा है, आधा जल रहा है या पूरा जल रहा है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। ये चीज़ आप अवश्य ध्यान रखें क्योंकि हीटर को कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं क्योंकि हीटर को सही चेक नहीं कर पाते कि जल रहा है, उनको सिर्फ दिखता है जल रहा है, लेकिन वो जो उसका जो लव होता है, जो इसका जलने का जो यहाँ पे ये हल्का ज़्यादा जलता है, यहाँ पे लो जलता है, इस चक्कर में सोचता है कि ये भी आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता। क्योंकि जब एक साथ ही वो अगर यहाँ पर हाई है तो यहाँ पर भी हाई होगा, अगर यहाँ पर डिम है तो यहाँ पर भी डिम होना चाहिए, और डिम है तो बेकार है, अगर हाई है डिम है तो भी बेकार है। डिम है पूरा तो ज़्यादा जल रहा है, दोनों तरफ बढ़िया अच्छे से जल रहा है तो इसका मतलब हीटर सही है, सब कुछ हमारा ओके है। बर्फ हमारा उस पोजीशन में नहीं जमेगा, गल जाएगा सारा। अब आता है फिर बर्फ न जमना। बर्फ न जमने का कारण क्या हो सकता है? बर्फ न जमने का कारण सेम वही हो सकता है कि हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। कंप्रेसर चल रहा है तो इसका मतलब है थर्मोस्टेट सही है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो थर्मोस्टेट चेक करना है, तो पहले रिले ओवरलोड चेक करना है, कैपेसिटर चेक करना है, फिर उसके बाद में थर्मोस्टेट चेक करना है। थर्मोस्टेट चेक करने के बाद फिर आपको अगर ये भी सही है, सप्लाई आ रही है, सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे टाइमर चेक करना है। टाइमर से अगर सही है, टाइमर अगर सही होगा तो कंप्रेसर चलेगा आपका, टाइमर सही नहीं होगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, थर्मोस्टेट सही नहीं होगा कंप्रेसर नहीं चलेगा। सिंपल सी बातें हैं। तो ये चीज़ आपको टाइमर चेक करनी है। अब ये भी इसलिए चेक करना है क्योंकि भाई टाइमर में आ रहा है नहीं सप्लाई, इसलिए इसको चेक करना है। तो इस आधार पे अब बर्फ नहीं जम रहा है, अब सारी कंडीशन से सही है, पाइप पंप हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने पर हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, कंप्रेसर का जो तेल है चढ़ जाना, कंप्रेसर का तेल चढ़ जाना, गड़गड़ की आवाज़ अंदर सुनाई देगी। यानी उस समय कंप्रेसर का जो तेल है वो हमारे फ्रीजर में चढ़ गया है, यानी जो हमारा कूलिंग कॉइल है उसमें अंदर की ओर चढ़ गया है। क्योंकि जब भी एक झटके में लाइट आती है, लाइट जैसे आ रही है गई, और फिर एक झटके में लाइट आती है तो ये हाई तेल ले लेता है, हीट हो जाता है काफ़ी, ऊपर के कुछ तेल गर्म करके चढ़ा देता है, जिससे कुछ देर ये घूम घूम करता रहता है, उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है, डिले ओवरलोड से कट ऑफ हो जाता है। डिले ओवरलोड सेंस करता है, हीट होता है, कट ऑफ कर देता है, तुरंत सप्लाई कट गया होता जाती है। कुछ देर बाद फिर 15 से 20 मिनट बाद अपने आप स्टार्ट होता है, जो तेल ऊपर चढ़ा है उसको फिर सीधे फ्रीजर में ले जा करके छोड़ देती है। ऐसे धीरे धीरे फ्रीजर का जो तेल है उसमें जो तेल होता है वो जमा होने पर, क्योंकि वापस जल्दी नहीं आ पाता क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन होती है, इसलिए सक नहीं कर पाता सही से, जिसके कारण वहाँ पर हमारा कूलिंग नहीं बन पाता तेल की वजह से। अगर हम सिर्फ जैसे कि ये है हमारा, अगर हम यहाँ पर ठंडा पानी डालेंगे नीचे मॉइस्चर बनेगा, पतली चीज़ें हैं ये लेयर, इसको हम हटाकर यहाँ पर पानी डालें नीचे बन जाएगा मॉइस्चर। अगर हम यहाँ पर तेल ऑयल डाल देंगे उसके ऊपर अगर हम ठंडे पानी को डालते हैं तो नीचे हमारा मॉइस्चर नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक और रासायनिक क्रिया है। ये आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, रासायनिक क्रिया में तेल और ठंडे पानी को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें नहीं बता सकता, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जो ये कारण होते हैं कूलिंग ना होना, बर्फ ना जमना,
अब कूलिंग ना होने पर फिर गैसकेट भी देख सकते हैं आप कि गैसकेट हमारी सही है नहीं सही है, पूरी चिपकी हुई है नहीं चिपकी हुई है। और उसके बाद फिर आप ये भी चेक कर लीजिए, बर्फ़ नहीं जम रहा है तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिए। आप गैस निकाल दीजिए, उसकी काट दीजिए। लीकेज भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकता है कूलिंग ना होने पर। अगर लीकेज है तो आप उसमें प्रेशर डालिए, चेक करिए सारी चीज़ें कहाँ पर लीकेज है। फ़िल्टर फिर से लगाइए, लीकेज बनाकर फ़िल्टर फिर से लगाइए। उसके बाद फिर इवेपोरेटर में फिर से सब कुछ जोड़ने के बाद इवेपोरेटर साफ़ करने के बाद आप फिर से गैस रिफ़िल करिए। तेल चढ़ा हुआ है, तेल को साफ़ करिए, सीढ़ी से साफ़ करिए, प्रेशर से दाब के साफ़ कर दीजिए उसी से। उसके बाद फिर साफ़ करने के बाद फिर से रिफ़िल कर दीजिए गैस। जो भी गैस पड़ी है उसका एक पीएसआई होता है, उसमें एक लिखा भी होता है कि इतने ग्राम हमें चढ़ाना है। तो जैसे बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं उनके पास तराजू नहीं होते हैं, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं, तो पीएसआई के हिसाब से ही डाला जाता है। तो ये सिस्टम हमारा जो डबल डोर का है, डबल डोर की वायरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12 पार्ट। 12 पार्ट्स होते हैं। 12 पार्ट्स में कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, ऐसे ही ले लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 7 हो गया। अब 7, 8, डिले ओवरलोड, 9, 10, 11, 12, 12 पार्ट हमारे इस जो हमारा डबल डोर रेफ्रिजरेटर है इसमें 12 पार्ट लगे होते हैं। अगर पीसीबी लगी हुई है तो वहाँ पर भी हमारा ये चीज़ होगा, टाइमर नहीं होगा, टाइमर के स्थान पर पीसीबी होगी, कैपेसिटर नहीं होगा, रिले ओवरलोड होगा लेकिन रिले नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये सारी चीज़ें लगी होंगी आपको मिलेंगी। और वहाँ पर टाइमर के स्थान पर पीसीबी होगी, उसका सेंसर वहाँ पर लगा होगा अंदर की ओर। तो ये चीज़ें आपको ये 12 चीज़ें मिलेंगी। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा ताकि ये आपको जब भी वायरिंग करें या कोई आपसे पूछ ले ये कैसे हुआ तो आप उसको समझा सके। मेरा वीडियो के बाद में जो हम वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो बनाने का माध्यम ये होता है मेरा लंबा वीडियो मैं इसलिए कर देता हूँ लॉन्ग वीडियो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में मैं पूरा शुरू से लेकर एंड तक हर एक चीज़ें मैं उसमें समझा देता हूँ, इंक्लूड कर दे देता हूँ, जिससे जो भी नए टेक्नीशियन है या जो भी पुराने टेक्नीशियन है अगर उनको जानकारी जैसे नहीं है तो भी उनको ज्ञात हो जाए। और जो नए टेक्नीशियन है उनको पूरा शुरू से लेकर आ से लेकर ज्ञात तक यानी ए से लेकर जेड तक उनको टोटली मैं पूरा समझा देता हूँ। इसमें समझाता हूँ तो उनको समझने में ज़्यादा आसान होगा और वो लिख लेंगे तो उनको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा का माध्यम ये होता है जब भी हम कोई भी चीज़ें ज्ञात करते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, हम किताबों को पढ़कर नहीं कर सकते कभी, हम किताबों को पढ़ के आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब हम किताबों को अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर वो हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, अगर हम उसको कार्य कर रहे हैं, खासकर ये लाइन अगर जितनी भी लाइनें हैं, जैसे कि अगर हम आईपीएस या कोई भी अधिकारी अगर हम लेवल पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमें किताबों को पढ़ना है, हमें वहाँ पर समझना है, हमें बाहर की ओर से यानी हम किताबों से भी हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण करनी है और हमें जो सामुदायिक शिक्षा है यानी लोगों के बीच बैठकर वो भी ग्रहण करनी होती है, जिससे हम आगे की ओर पीसीएस, आईएएस, पीसीएस या फिर कोई भी जज है या फिर हम कोई भी लेवल पर अधिकारी लेवल पर हम या फिर कोई भी अगर देख लें जैसे कि बहुत सारे ऐसे पुलिस में है, आर्मी में है, तो वहाँ पर हमें ये शिक्षा ही काम आती है। लेकिन अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं यानी आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर इंजीनियर क्षेत्र में आपको अगर इंजीनियर आप हैं तो आपको तो पढ़ाई आपने पढ़ ली, लेकिन जब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे
आप जैसे आपने पढ़ ली, हमने ये चीज़ पढ़ लिया, अब हम इसको न लिखें। किताब हमने पढ़ी, हम उसके उसके मायने को समझने के लिए अगर न लिखें तो हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे, सिर्फ हमने पढ़ा है, हमने लिखा होता तो हमें वो चीज़ ज्ञात होता। और दूसरी चीज़, हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लिखते हैं, लिखने के बाद अगर वो कार्य, जैसे कि मैंने ये आपको समझा दिया, आपको आपने ये शिक्षा ग्रहण की, अब आप इसको लिख लिया, आपने ये सारी चीज़ें बनाई, हर एक चीज़ें मेरी बातें लिखी कि क्या कैसे होता है। आप यही चीज़ें सिर्फ बनाकर ही नहीं आप पेश कर सकते, आपको अपनी इस भाषा में उसको लिखना होता है कि ये चीज़ ऐसे होता है। मेरी भाषा को जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ आप लिख रहे हैं कि ये ऐसे होता है। तो वो चीज़ आप जब लिखते हैं, आप लिखते तो वो चीज़ आपका रखा होता है। अब आप कहीं कार्य करते हैं इस फील्ड में, इस फील्ड में आप कहीं कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कार्य करने पर अब आपको मालूम पड़ेगा कि ये तार यहाँ जा रहा है, ये तार यहाँ जा रहा है, कंप्रेसर को ऐसे चेक करना है, ये फॉल्ट आया, कस्टमर बताया तो ये ऐसे चेक हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है। अब आपको तुरंत जैसे मिला वैसे तुरंत आपने चेक किया और सीधे बदला, काम करा। ये होता है शिक्षा। अब हीटर को हीटर को सीधे से न्यूट्रल देकर के चेक कर सकते हैं, और फिर बायोमेटल को, जो हमारा ये बायोमेटल है, बायोमेटल को चेक करने के लिए आपको कटोरे में ठंडा पानी रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सप्लाई चेक करेंगे कि जैसे ही कटोरे में आप इसको फेस न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ही इसको आप बर्फ़ वाले पानी में आप रखते हैं, वहाँ पर ये माइनस टेम्परेचर पर जाने के बाद फिर जैसे ही माइनस टेम्परेचर पर ये जाएगा, वैसे ही तुरंत सप्लाई आगे की ओर बढ़ेगी। कंटिन्यूटी आपको लगाना है, तुरंत चेक करना है, आप सप्लाई आगे की ओर बढ़ जाएगी, आपको तुरंत बीप आने लगेगा, और जैसे ही आप बाहर निकालेंगे प्लस में ये हो जाएगा, तुरंत ये सीधे ये कट आउट हो जाएगा, सप्लाई हट जाएगी। वैसे ही इसका फ्यूज़ का होता है, आप सीधे इसको चेक करते हैं, दोनों कंटिन्यूटी पर लगाते हैं तो आपको ये बीप देगा। अगर ये शॉर्टेज होगा, अगर अंदर से टूट गया होगा, हट गया होगा, तो ये फिर बीप नहीं देगा। अब हीटर को चेक करने के लिए आपको 2.3 एम्पियर इसका जाता है, 3.2 2 से 3 2 से 3 तक एम्पियर ये जाएगा। आप इसको चेक करते हैं, सभी का अलग अलग होता है, जो भी इसका एम्पियर होता है सभी का अलग अलग होता है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। फैन को आप चेक करने के लिए सप्लाई देंगे, फैन चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो गड़बड़ है। यहाँ पर आप सप्लाई देंगे इसको टाइमर को आप सप्लाई देंगे तो भी ये आपको बता देगा। ये हमारा है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट में सप्लाई अगर देते हैं आप, तो यहाँ पर थर्मोस्टेट में 1 नंबर 2 नंबर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं कि 1 नंबर यहाँ लिखा होता है, 2 नंबर यहाँ लिखा होता है। अब सीधे लाइन आया, 2 नंबर में लगा दिया, 1 नंबर सीधे सप्लाई निकाल दिया। भाई अगर जैसे ही आप उल्टा कर देंगे तो आपको आगे सप्लाई तो मिलेगी, लेकिन ये सेंस नहीं करेगा, ये सेंस करेगा कट ऑफ नहीं होगा, ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद इसको सप्लाई मिल रही है, ये सेंस कर रहा है, लेकिन जब ये बंद होगा तो ये सप्लाई कट ऑफ ये करा, लेकिन सप्लाई आगे जाती ही रहेगी, क्योंकि आपने उल्टा इसको बनाया हुआ है। आपने एक नंबर पर देने के बजाय 2 नंबर पर आपने दे दिया, और 1 नंबर से आपने सप्लाई आगे निकाल दी। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं, 1 नंबर 2 नंबर अगर नहीं है, तब आप इस पे सप्लाई किसी भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और कई बार ये हो जाता है कि जो ये हमारे तार आ रहे हैं, इसको आप चेक करिएगा, सब कुछ आपने चेक कर लिया, सब कुछ ओके है, बहुत कभी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है, कभी कभी बाई चांस कि सब मैंने चेक कर लिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सारी चीज़ें सही है। अब तार को हम चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही है, लेकिन इसमें भी नहीं स्टार्ट हो रहा। अब हम तार को चेक करते हैं, तार को मैंने पूरा चेक किया, पूरा तार सही है, लेकिन फिर अब उस समय अगर तार आपको अगर सही पूरा दिख रहा है, तब आप पूरे तार की जो कनेक्शन है, पूरे तार को आप बदलेंगे, मतलब नया तार लगाकर आप करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये तार जो ये हमारा वायर है, ये जो हमारे वायर है, अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूटी तो बता रहा होगा, तार हमें छीलेंगे हमें कुछ काला काला दिखेगा, कंटिन्यूटी बताएगा, सही दिखेगा, लेकिन ये अंदर से ही गड़बड़ होते हैं, ये सप्लाई आगे, क्योंकि इन पर कार्बन जो आ जाता है, वो कार्बन आगे की ओर सप्लाई नहीं भेज पाता। तो ये चीज़ आपको अवश्य ध्यान रखना, अगर ये कार्बन इस पे आ गया है
सप्लाई आगे कंटिन्यूटी बता रहा है आपको, बी पार ये कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी आपको बता रहा है, तो भी आपको ये तार पूरा आपको चेंज करना है। आप तार जैसे ही चेंज कर देंगे वैसे ही आपकी सप्लाई आगे पूरे फिर से काम करने लगी, पूरी सप्लाई आपको बदलनी पड़ेगी, बस ये थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये चीज़ आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है, पार्ट नेम आपको बता दिया, कितने पार्ट लगे होते हैं, कैसे क्या करना है। क्या कोई कस्टमर जब भी बताता है कूलिंग नहीं हो रहा, बर्फ नहीं जम रहा है, नीचे ठंडक नहीं हो रहा है, तो नीचे क्यों नहीं ठंडक रही है, जब ऊपर बहुत सारे कस्टमर ये बोलते हैं कि नीचे नहीं ठंडक हो रहा है, ऊपर ठंडक हो रहा है बहुत, तो वहाँ पर बहुत ठंडक होने का मतलब ये फैन चल रहा है, बर्फ लेकिन ज़्यादा जमी हुई है। बर्फ अगर जमेगी ऊपर की ओर बर्फ जमेगी तो बर्फ अंदर की ओर पानी में नहीं बनाएगी, नीचे की ओर भी नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो इसका ब्लॉकेज होता है वहीं पर नीचे सीधे ब्लॉक होता है, वहीं से सीधे उसकी जो गर्म भाप है वो नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर तापमान को मेंटेन करता है। नीचे की ओर जो तापमान है उसको मेंटेन करता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो भाग है, यहीं पे इसका आप देख सकते हैं, यहीं पे इसका ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर एक लगा होता है, इसमें थर्मोस्टेट और ये हमारा टाइमर लगा होता है, इसमें ही कभी कभी टाइमर पीछे को लगा होता है। तो यहाँ तो हमारा ये कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर फैन है, फैन आगे चल रहा है, बर्फ इस पे पूरा आ गई, पूरा बर्फ आ गई इस पे। अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जब बर्फ जम जाती है तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसका नीचे वाले हिस्से का रास्ता ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर जब ब्लॉक हो जाएगा रास्ता तो भाप इसकी नहीं बनेगी, ऊपर की भाप नीचे क्यों नहीं आएगी, जब भाप ऊपर की जो है वो नीचे क्यों नहीं आएगी, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखिए हमारा नाक है, अब हम सांस ले रहे हैं, हमारी नाक खुली है, हम सांस ले रहे हैं, अगर हम अगर ये हमारी नाक अगर बंद हो जाए तो हमें जुकाम हो जाता है, तो हम सांस लेने में दिक्कत होता है, तो हम सांस नहीं ले पाते, मुंह से सांस लेते हैं। वैसे ही सेम इसका होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं तो कंडीशन नहीं होता अंदर की ओर जाने का भाप, तो यहाँ पर ये जब बंद हो जाता है तो नीचे की ओर ये भाप नहीं बन पाता, और यहाँ पर जितनी भी सामान जो भी सब्जियां रखी होती हैं, जो भी सामान सब्जी तेल या फिर जो भी दूध दूध रखे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बेकार हो जाती है, यानी वो चीज़ें हमारी खराब होने लगती है। तो इसलिए उस कंडीशन में आपको ये बायोमेटल हीटर थर्मल फ्यूज ये चीज़ आपको चेक करना है, टाइमर आपको चेक करना है सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इधर ये चीज़ें आपको चेक करनी है। नीचे की ओर अगर नहीं ठंडा कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इसलिए आसान भाषा में लिखता हूँ, आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं, बहुत सारे, क्योंकि ये हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आसान भाषा में ज़्यादा चाहिए, उनको नॉर्मली भाषा में जब समझ में आ जाती है तो वो अपने आप जो भी जो भी उनको बोलने का तरीका होता है वो आसानी से वो बता पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर सारी सब्जियाँ खराब है, तो इस कंडीशन में भी आपको कूलिंग ना होना, यानी इस कंडीशन में ये जो चेक हो रहा है बर्फ जम रही है, तो यानी ये सब चेक होगा, तो नीचे को ठंडक नहीं पहुंचेगी, नीचे को ठंडक नहीं पहुंच रही है, तो यानी इसका यही पार्ट हमें फिर चेक करना है, इसी पार्ट को हमें फिर चेक करना है। जब हम ये पार्ट चेक करेंगे तो कोई ना कोई फॉल्ट मिलेगा, तो आपको वही चीज़ सेम कर देनी है, फिर आपकी वैसे ही सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना ही पाए। इन्हीं यही 3 चीज़ें हमारी काम करती हैं, कूलिंग नहीं होगा, बर्फ नहीं जमेगा, नीचे ठंडा नहीं करना, यही चीज़ें आपको, ये चीज़ें जब कंप्रेसर का तेल चढ़ जाना यानी बर्फ को ना जमना, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, और भी चीज़ें मैंने आपको ऐड कराई हैं, बता दी हैं वो चीज़ें मैंने, मैं इस पे नहीं लिख सकता, इसको मैं हटाकर फिर लिखूँगा, मैं फिर आपको मैं बताऊँगा, तो वो चीज़ें बहुत समय ले लेगा, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप स्किप करके ना देखिएगा वीडियो, आप जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ आप लिख लीजिएगा, तो आपको ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।